चलिए फिर से सभी का स्वागत है और गुड आफ्टरनून सभी को। सभी एक बार चेक करके बताएंगे कि वॉइस आ रही है कि नहीं। ठीक है, फिर बिल्कुल हम इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक, हाँ चलिए बता देंगे सभी एक बार वॉइस आ रही है कि नहीं। सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से सभी एक बार सेशन को शेयर करिएगा जो भी वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं अभी इन्वायरमेंट के। ठीक है, जैसे पूछे जाते हैं आप लोगों का। तो चलिए फिर इसी के साथ आप लोगों को एक बार और बता देना चाहती हूँ कि हमारी जो साध्य पीएससी एकेडमी है उसकी बेस्ट टीम अभी काम कर रही है। लेवल को देखते हुए, क्वेश्चंस के पैटर्न को देखते हुए कि अभी सीजीटेट में कैसे लेवल के क्वेश्चन पूछे थे, तो वैसे ही लेवल के हम लोगों को पढ़ाना है। रिसर्च करिए इस पर, उसके बाद बिल्कुल आप लोगों को परोसा जाएगा इस चीज को। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए। 9 फरवरी से व्याख्याता के और अभी शिक्षक भर्ती के भी बैच स्टार्ट हो गए, तो बिल्कुल हमारी फैकल्टीज तैयार हैं। बिल्कुल आप लोग भी तैयार हो जाइए। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। जो भी क्लास आपको परचेस करनी है बिल्कुल हमारे साध्य पीएससी एकेडमी का आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां से आप लोग क्लास को क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम देखते हैं कि पर्यावरण का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अच्छा, बाइलिंगुअल लाऊंगी क्या पर्यावरण का क्वेश्चन बता दीजिएगा आप लोग कि जैसे किसी कोई जो है वो इंग्लिश मीडियम वाले रहते तो उनको थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, तो एक बार आप लोग बता देंगे कि ये ठीक है कि बाइलिंगुअल चलेगा अभी, कि मैम बाइलिंगुअल लाइए बोलेंगे तो बिल्कुल मैं कल से बाइलिंगुअल टाइप करवाऊंगी। ठीक है, गुड आफ्टरनून सभी को। ठीक, चलिए बता देंगे एक बार वर्षा जी, ठीक है, शिमला जी, हाँ आकाश जी, सविता जी, सभी एक बार बता देंगे कि मैम क्वेश्चंस बाइलिंगुअल लाना है कि क्या करना है। हाँ बिल्कुल, रंजन जी, हिंदी व्याख्याता का भी स्टार्ट हो चुका है, सभी का हो चुका है। इसके लिए आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां पे जो भी नंबर है इसमें आप लोग एक बार कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, जो नंबर मैंने आप लोगों को बताया है एक बार उसमें कॉल करके आप लोग पूछ लीजिएगा। ये आपके नंबर है यहाँ पे कि कब से क्लास स्टार्ट होंगे करके, यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके आप लोग नंबर को रख लीजिए और बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए बताएंगे। मैम प्लीज आंसर मी। हाँ क्या हो गया श्वेता जी? ठीक है, बाइलिंगुअल नहीं चाहिए वर्षा जी। ठीक है, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बाइलिंगुअल के लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है, ज़्यादा वो करना पड़ेगा। तो आप लोग अगर बोलोगे ना नहीं मैम इतना चलेगा करके तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। और अगर बाइलिंगुअल बोलोगे तो कल से बाइलिंगुअल लेके आऊंगी। ठीक है, चलिए संस्कृत का मैम, अच्छा संस्कृत का व्याख्याता का ना, व्याख्याता के क्या बताइए जल्दी से मंडावी जी, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी क्योंकि संस्कृत के भी व्याख्याता के तो चल ही रहे हैं जी। आप लोग देखते नहीं हो ऐप्स को डाउनलोड करके, उसमें कुछ कुछ डेमो क्लासेस भी है। व्याख्याता का तो हो गए हैं और नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, हाँ गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जाता है। ठीक है, राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। देखते हैं, ए में क्या दिया है, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है और आया हुआ था ये, उसे धूप में खुला फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है बोल रहा है। तो उपरोक्त तकनीकी के लिए वह निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? पके हुए चावल की ओर, प्याज और लहसुन की ओर, हरा धनिया की ओर, कि काजू और बर्फी की ओर? ठीक है, उपरोक्त तकनीकी बी के लिए, ये ना बी है, पता है ये क्या है, बी है, ये बी है। तो बी में सी है शायद जी, उपरोक्त तकनीकी सी के लिए वह किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? अच्छा हाँ बी ही है, वो बी है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आप लोग लेवल समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये बी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, बी लिखना है। अब क्वेश्चंस को पढ़िए, अब इसका आंसर करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, और सीटेट वाले ऐसे क्वेश्चंस पूछते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे है ना, पूरा लॉजिकल होता है कि सच में अगर आप लोग रसोई में काम करोगे ना तो आप लोगों को बिल्कुल भी ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। ये सारी चीजें आपके सामने होती है और खुद उस चीजों को आप लोग करते हो तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, अच्छा लगता है। इसी कारण ना मुझे सीजीटेट से ज्यादा ना सीटेट अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है पर्यावरण के लिए। अब चलिए बताइए, कोर्स उनको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास मिलेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल, जो मतलब पहले से जो किए हैं ना उनको भी मिलेगा। आप लोग मैं जो नंबर अभी बताई हूँ ना उसमें एक बार बात कर लीजिएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है आकाश जी। देखिए इसमें क्या बोला गया है, मतलब एक टीचर जो है वो
मतलब जैसे हम लोग कुछ भी सामग्री जी खाद्य सामग्री होता है उसको अलग अलग तरीके से रखते हैं नहीं, तो एक स्टेटमेंट देती है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। बी स्टेटमेंट में क्या है, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है बोला है। सी में क्या है, उसे धूप में खुला फैला देती है बोला है। और डी में क्या बोला है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है बोला गया है और अंधेरे में रख देती है। तो उपरोक्त तकनीकी बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत करी। बी कहाँ है हमारा, ये है। अब चलिए इसको पढ़िए और इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसको आप लोग लगाइए। बी को एक बार और पढ़िए, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। अब बताइए आप लोग कोई भी ऐसा खाद्य सामग्री है किसको आप लोग गीले कपड़े में लपेटते हो, उसको गलने से बचाने के लिए या सूखने से बचाने के लिए या बहुत दिनों तक कम से कम स्टोर करके रखने के लिए। पके हुए चावल को गीले कपड़े में लपेटोगे क्या, प्याज या लहसुन के लपेटोगे क्या, हरे धनियों को लपेटोगे क्या, कि काजू और बर्फी को। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन यही लगा मुझे कि बिना पढ़े इसका आंसर ऐसे ही आप लोग लगा सकते हो। तो सी इज राइट आंसर। भाई हरा धनिया को आप लोग क्या करते हो, जिनके भी यहाँ फ्रीज नहीं है उन लोग क्या करते हैं, हरे धनियों को जो कच्चे वाले कपड़े रहते हैं सूती के कपड़े उसमें बिल्कुल उन लोग क्या करके रखते हैं, उसको लपेट के रखते हैं ताकि धनिया जो है वो अधिक से अधिक दिन क्या हो सके, जिंदा रह सके, ठीक है। पके हुए चावल, अब इसमें एक आत और दिया होगा, जैसे उसे कटोरी में रखते हो, ये तो किसके लिए हो जाएगा, हरे धनिया के लिए हो जाएगा, आपके बी स्टेटमेंट। अब मैं यहीं पे आपको बोल दी कि चलो सी स्टेटमेंट में क्या है बताइए, तो मैंने आपको बोल दिया सी के लिए, ठीक है। सी के लिए किस खाद्य पदार्थ की ओर आप लोग संकेत कर रहे हैं, तो सी को पढ़िए, उसे धूप में खुला फैला देती है। अब बताइए धूप में हम खुला किसको फैलाएंगे, जल्दी बताइए, पके हुए चावल को, प्याज और लहसुन को, कि काजू बर्फी को, बताइए जल्दी बताइए। धूप में किसे, काजू बर्फी को करोगे क्या, बिल्कुल भी नहीं करोगे भाई। धूप में जैसे पके हुए चावल है और बहुत सारा बच जाता है तो क्या करते हो आप लोग, उसको या तो बड़ी बना करके धूप में ऐसे सुखा देते हो, नहीं कि फिर सूखेगा उसके बाद उसको तेल में हम तल करके बाद में खा सकते हैं करके। तो बिल्कुल ये किसके लिए हो जाएगा, आपके सी के लिए हो जाएगा, समझ पा रहे हो। हाँ, ए होगा पका हुआ चावल, ठीक है। बी प्याज और लहसुन को करोगे जी, उसे एक गीले क्या बोला गया है, उसे धूप में खुला फैला दोगे बोल रहे हैं। अच्छा, तो प्याज और लहसुन को करोगे, अच्छा बी के लिए पूछी ना मैं, हाँ हाँ ठीक ठीक। तो प्याज और लहसुन को हम लोग क्या करेंगे, धूप में खुला फैला देंगे, ये सही है, एकदम सही है, ठीक। ए के लिए अगर मैं बोलूं तो क्या बोलोगे, ए के लिए ये है ना, पके हुए चावल है जिसमें उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है और जिसमें ठंडा पानी होता है। तो पके हुए चावल है हमारे पास, तो उसको कम से कम रहे ज्यादा टाइम तक करके हम क्या कर देंगे, ये किसके लिए हो जाएगा, आपके ए के लिए हो जाएगा। उसके बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और अंधेरे कमरे में रख देते हैं, तो ये किसके हो जाएगा, काजू के लिए हो जाएगा। जो डी है वो किसके लिए हो जाएगा, आपकी काजू बर्फी के लिए हो जाएगा। काटते किसको है, काजू बर्फी को काटते हैं ना। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां पे आप लोगों को क्या नहीं करना है, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल। अगर आप लोग क्या है किचन में जाते हो, चाहे वो लड़के हो लड़कियां हो, तो बिल्कुल आप लोग इसको इजिली तरीके से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। आया हुआ क्वेश्चन था और ऐसे ही टाइप से क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट में। चलिए हाँ बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस करने में। एक और क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक कटोरी कील में डूब जाती है बोरी। मतलब लोहे की कटोरी क्या हो जाती है, डूब जाती है, लेकिन स्टील की कटोरी तैर रही है। भाई क्यों, ऐसा क्यों। लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है बोल रहे हैं। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मैम लहसुन प्याज को धूप में फैलाते हैं क्या, हाँ बिल्कुल मंजू जी। तो लहसुन प्याज वाला स्टेटमेंट आएगा तो धूप में फैलाने वाला करना है, लेकिन वो चावल वाला जो आएगा ना उसको वो कुछ अलग भी हो सकता है। जैसे सब्जी को भी हम क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में सब्जी जल्दी खराब हो जाता है तो हम बिल्कुल उसके नीचे पानी कर देते हैं और पानी मतलब पानी ठंडा रहेगा और सब्जी को कम से कम बहुत टाइम तक तो रखेगा। ऐसे करके हम नीचे पानी के मतलब पानी रख करके क्या करते हैं, सब्जी और चावल को रख देते, तो सब्जी और चावल को वो पानी वाला हो जाएगा, ठीक है।
और काजू और कतली को क्या करोगे, काट के अंधेरे कमरे में रखोगे ना भाई, तो काजू कतली वाला हो जाएगा। ठीक है, पनीर की तरह बिल्कुल, पनीर को भी आप काट देते हो कट के, तो जहां पे काटते किसको, चावल को तो नहीं काटोगे, धनिया को तो काट के नहीं रखोगे, तो बिल्कुल काजू और बर्फी वाला दिया है उसी को आप लोग काटोगे। चलिए बी आंसर आ रहा है। तो बिल्कुल आप लोग देखोगे कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला जो बल है उसके भार की तुलना में कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा बोल रहा है। तो बिल्कुल भार कैसा रहेगा, लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा रहेगा। ठीक है, जबकि अब देखिए ये क्या है, स्टील की एक कटोरी है। ठीक है, और ये क्या है, लोहे की एक कटोरी है भाई। तो यहाँ पे स्टील की कटोरी तैरने क्यों लग जाती है, क्योंकि इसका भार कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। किसकी तुलना में, इसकी जो क्या है बल है इसकी तुलना में, मतलब बल कैसा रहेगा इसका, कम रहेगा, तब ये क्या करने लग जाएगा, तैरने लग जाएगा। लेकिन लोहे का क्या हो जाएगा, बल ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसका मतलब भार, हाँ इसका बल कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा, और इसका भार जो है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, ये लोहा है ना, अरे कैसे हो गया, रुको एक मिनट ना। अब देखिए ये क्या है, स्टील की कटोरी है। ठीक है, ये किसकी कटोरी है, स्टील की कटोरी है, हल्की रहेगी। तो स्टील की कटोरी है तो इसमें भार कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा, और इसका जो बल रहेगा वो ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा। तो देखिए स्टील की कटोरी का भार कैसा रहेगा, कम रहेगा, और इसमें बल कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। इसी कारण ये क्या होने लग जाएंगे, तैरने लग जाएंगे। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा बोल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल भार की तुलना में बल कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो बिल्कुल यही इसी को बोला जा रहा है। लेकिन लोहे की कील पर लगने वाला जो बल है, ठीक मान लो जाइए लोहे की कटोरी है और इस पर जो क्या लग रहा है, बल लग रहा है, और ये इसका क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। तो इसका जो भार है वो कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा, इसका बल कैसा रहेगा, कम रहेगा। तो इसी कारण ये क्या हो जाता है, डूब जाता है। लोहे की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कैसा है, कम है, इसी कारण ये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो बिल्कुल इसका सही आंसर यहाँ पे हाँ लोहे की क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सी टेट का प्रीवियस ईयर है ना, नहीं रश्मि जी कुछ कुछ जो है वो नए क्वेश्चंस भी है और कुछ प्रीवियस ईयर भी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं। सी टेट में ऐसा होता है ना कि हालांकि आपके हर साल क्वेश्चंस अलग रहेंगे, लेकिन सेम पैटर्न में पूछते हैं उन लोग। देखो ये कुएं वाला है ना, तो इसमें और अलग तरीके से आपको पूछ देंगे। ठीक है, कि ये दादी कुएं के पानी में अगर पानी सूख जा रहा है तो इसका क्या कारण है, ऐसे आपको कुछ पूछ देंगे, 4-5 स्टेटमेंट दे देंगे, फिर आपको आंसर चूज करने के लिए बोलेंगे। तो वहां पे आप लोगों को कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन वो देते हैं, लेकिन अलग तरीके से थोड़ा घुमा के देते हैं। ऐसे नहीं व्यापम के जैसा कि 15 क्वेश्चन पेडागोजी आना है, लेकिन 5 ही क्वेश्चन पेडागोजी को पूछ रहे और पूरा कंटेंट से वो क्वेश्चन ला के दे रहे हैं, तो ये धोखेबाजी वाली बात होती है। लेकिन सेंट्रल एग्जाम वाले ऐसे कभी भी धोखेबाजी नहीं करते। ठीक है, तो इसी कारण मैं सीटेट को ज्यादा ही अच्छा बेस्ट मानती हूँ। सहायक शिक्षक भर्ती का क्लास स्टार्ट हो गया है क्या मैम? बिल्कुल बबीता जी स्टार्ट हो चुका है। कल से डेमो क्लास आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब चैनल पर। और बिल्कुल अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमको लेना चाहिए, आपको एक सिलेक्शन चाहिए, तो बिल्कुल आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल आप लोग ऐसे रिवाइज करके देखेंगे तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, चलिए हाँ अच्छा कील है क्या? ठीक है, कम पढ़ दी थी, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी आंखों की क्या बोल सकते हैं यार, कुछ तो बोलते हैं ना, जैसे आंख क्या होते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो रेणु की दादी उसे मतलब एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते? पेड़, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। चलिए बताइए क्या कारण हो सकते हैं। बी आ रहा है सभी का आंसर। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। तो देखिए बी में ए और बी है ना, ठीक।
तो रेणु की दादी उसे सूखा कुआं दिखा रही है। 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था लेकिन अब नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, पेड़, कुएं तथा उनके आसपास स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। बिल्कुल, यहाँ पे क्या है भाई, पेड़ है, लेकिन इसके आसपास के स्थान से मैंने सीमेंट में क्या कर दिया, इसको ढक दिया। तो यहाँ पे पानी अगर गिर भी रहा है तो सीमेंट तो क्या कर लेता है, पूरा ढलान को ऐसे बहा लेता है, तो पानी तो पूरा बहकर उधर चला जाएगा दूर दूर। तो ये जो पेड़ है वो ऑब्जर्व कर सकता है क्या पानी को? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो ये एकदम सही हो सकता है कि इसके कारण भी कहीं ना कहीं कुआं जो है वो सूख गया होगा। ठीक है, यहाँ पे जो कुआं रहा होगा वो जी, जैसे यहाँ पे एक कुआं है, ठीक है, ये मान लो चाहे क्या है, एक कुआं है, तो कुएं के आसपास में क्या होगा, कुएं के आसपास में सीमेंट से क्या कर दिए रहे होंगे, ऐसे ढक दिए रहे होंगे इतने, तो यहाँ पे नहीं आ पा रहा है पानी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप। बिल्कुल, यहाँ पे बोरिंग पंप भी लग सकते हैं आसपास के इलाके में। तो बोरिंग पंप लगने के कारण वहां पे जो पानी है वो इसी में जा रहा है, तो कुआं सूख गया है, क्योंकि कुएं के पानी को भी ये कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। नहीं, ये नहीं होगा, कुएं का प्रयोग हम करें चाहे मत करें, उसमें पानी हमेशा रहना चाहिए या रहता ही है। ठीक है, लेकिन अगर क्या पानी ही आसपास में आप क्या कर रहे हो, सीमेंट से ढक दिए रहे हो, या तो फिर आसपास में बहुत सारे क्या बोलते हैं आपके पंप लग गए हैं, बोर खुदवा दिए हो, तो वहां पे पानी को क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो ये आपके कारण नहीं हो सकते, ए और बी दोनों कारण हो सकते। तो बिल्कुल इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया के निम्नलिखित घटकों का सही अनुक्रम क्या होगा, बताइए। सतत अवलोकन, कक्षा शिक्षण, समीक्षा एवं नियोजन, बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले शिक्षण अधिगम अनुभवों की व्यापकता, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निरंतर सुधार की अपेक्षित दक्षताओं के साथ विकास के स्तर का निर्धारण। चलिए, क्या आंसर लगा रहे हैं सभी? हाँ, ओके मंजू जी, आप लोग हो तो मुझे कैसी डर। ठीक है, चलिए आकाश जी क्यों हंस रहे हैं फिर आप? चलिए आंसर करिए जल्दी, क्या आंसर लगा रहे हैं भाई? अच्छा, ठीक ठीक ठीक, वो लोहे की कील, अच्छा कील था ना, कटोरी नहीं था। ठीक ठीक, हाँ भाई हाँ, ठीक। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है आप लोग। मुझे लगा कटोरी है करके, कहाँ है वो कटोरी? अच्छा ये कील है ना, ठीक ठीक ठीक। अच्छा ये कटोरी है ना जी, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके ज्यादा, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला। ठीक ठीक ठीक, हाँ ये क्या है, एक कटोरी था और एक क्या था, कील था। ठीक है, चलिए मुझसे ही मिस्टेक हो गया था। अब इसको आप लोगों को बताना है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रक्रिया के निम्नलिखित घटकों का सही अनुक्रम आपको बताना है। चलिए, सतत एवं समग्र, तो आपका सही क्या होगा बताइए। इसमें 4 3 2 1 बता रहे हैं आकाश जी, और ठीक। तो सतत मतलब समझते हो ना, हमको बच्चों का क्या करवाना है, कंटिन्यूअस मूल्यांकन करना है। प्लस कॉम्प्रोहेंस मीन्स क्या होता है, उनके शैक्षिक और सह शैक्षिक मतलब स्कॉलस्टिक और नॉन स्कॉलस्टिक दोनों पहलुओं को साथ में लेकर के क्या करना है, हमको चलना है। ठीक है, अब चलिए इसका आंसर आप लोग क्या लगा रहे हैं? बी, 4 3 2 1, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे सही होगा, क्योंकि देखिए अपेक्षित दक्षता, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, निर्धारण करोगे, उस स्तर का क्या करोगे भाई, निर्धारण करोगे। निर्धारण करने के बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निरंतर आप क्या करोगे, सुधार करोगे कि बच्चे ने कितना, जैसे समग्र एवं सतत मूल्यांकन करते हो तो सबसे पहले तो आप निर्धारण करते हो ना कि बच्चे ने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है। उसके बाद निरंतर आप क्या करने की कोशिश करोगे, कंटिन्यूस पे सुधार करने की आप कोशिश करोगे। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले शिक्षण अधिगम अनुभवों की व्यापकता सुधार करने के साथ साथ आप बिल्कुल उसके बाद उनको जितना अच्छा हो सके आप शिक्षण सामग्री, शिक्षण अनुभव आप उपलब्ध कराओगे। देन सतत अवलोकन, कक्षा शिक्षण, समीक्षा एवं क्या करोगे, नियोजन और समीक्षा, ये आपका क्या हो जाता है, लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन है, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। बिल्कुल। कारण क्या बोल रहे हैं, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। चलिए भाई, क्या आंसर लगा रहे हैं? सीजीटेट याद आया मैम ये क्वेश्चन से? अच्छा ठीक, अच्छा ठीक ठीक ठीक। ऐसे क्वेश्चन जब भी देखोगे ना आपको सीजीटेट का याद आएगा और एक बार साक्षात दंडवत आप लोगों को प्रणाम करने का मन होगा, जो व्यापम वाले हैं उनको। ठीक है, हाँ चलिए, फिफ्थ का ए जो है वो राइट ए आ रहा है। ठीक, देख लेते तो बिल्कुल, जब हम पर्यावरण बच्चों को क्या करते हैं, सिखाते हैं, तो पर्यावरण में सबसे पहले तो आप लोग देखते हो कि किसी भी चीज को हम एक्सपीरियंस करके सिखाते हैं। पर्यावरण में खुद बोला जाते हैं एनसीएफ, मतलब जो हमारा एनसीएफ है 2005, वो बोलते हैं कि बच्चों को उनके आसपास के जो अनुभव है, आसपास के जो वातावरण है, उससे अनुभव करके उनको आपको सिखाना है करके। तो बिल्कुल, एक तो ऑब्जर्व उनको करवाते हैं, हम पहचान करवाते हैं चीजों का, वर्गीकरण भी करवाते हैं। ये सारी चीजें के जो क्या है, पर्यावरण से संबंधित है। कारण क्या बोल रहा है कि विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की क्या होती है, एक संभावना होती है। बिल्कुल, अवलोकन करो, पहचान करो, वर्गीकरण करो, प्रत्यक्ष रूप से जब आप चीजों को बच्चों को दिखा रहे हो तो क्या करेंगे, इन चीजों में दक्षता हासिल करेंगे कि नहीं करेंगे, कौशल हासिल करेंगे कि नहीं, बिल्कुल करेंगे। तो ए गलत है, परंतु आर सही है बोल रहे हो। संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। ए आर दोनों सही है जी, और आर ए की क्या कर दी है, सही व्याख्या कर दी है। ठीक है, क्योंकि इससे संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है, बिल्कुल ये भी है, और इसका जो कारण है वो भी सही हो रहा है, और दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, यहाँ पे व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करता है? पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना, प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, कि अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण। तो ये आपके पेडागोजी संबंधी क्वेश्चंस है। ठीक है, हाँ टाइपिंग मिस्टेक हो जाते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर आप लोग लगाएंगे जो एनसीआर 2005 है उसके अकॉर्डिंग क्या निम्नलिखित में से ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं। तो देखिए, ईवीएस सीखने का हमारा मुख्य, बच्चों को सिखाने का मुख्य हमारा मेन जो सिद्धांत है वो क्या होनी चाहिए, पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना, बिल्कुल जिनको हम सिखा रहे हैं उनको आपको एक्सपीरियंस करवाना है, उनके विचार है, सभी कौशलों को उनको क्या करना है, साझा करना, ये भी एकदम सही हो जाएगा। लेकिन प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, ये पर्यावरण सिखाने का उद्देश्य नहीं होगा। प्रेषित में जैसे कम्युनिकेशन के लिए जो आप चीज करते हो, प्रेषित करते हो, जैसे किसी लेटर्स को आप प्रेषित करते हो, यहाँ से वहां ले जाते हो, तो इसके लिए आप सिखाते हो क्या, उसको नहीं सिखाते। तो यहाँ पे यही सी जो है वो नहीं आएगा। उसके बाद ये भी आ जाएगा कि अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का क्या करना है, सक्रिय निर्माण करना। वेरी गुड। तो बिल्कुल ए बी डी किसमें दिया हुआ है, ए बी डी, ए बी डी, डी में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक, तो जो बी वाले हैं वो अपना आंसर सुधार लेंगे भाई। नेक्स्ट हम देखते हैं, कक्षा तीसरी में विषय क्या है, ये जल का शिक्षण करते हुए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया। ठीक है, तीसरी में किसी शिक्षण करते हुए शिक्षार्थियों ने ऐसे उदाहरणों को साझा किया जिसमें लोगों को सार्वजनिक संसाधनों जैसे कुआं, तालाब इत्यादि से जल पीने के लिए मना किया गया था। आप ऐसी परिस्थिति से कैसे निपटेंगे? विद्यार्थियों को विषय से हटने से रोकेंगे और विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे। विद्यार्थियों को ऐसी घटनाओं को कक्षा में साझा करने से मना करेंगे। उन्हें अनुभवों को साझा करने और समानता के मूल्यों पर बल देने के लिए कहेंगे कि उन्हें अनुभवों को साझा करने और जल संरक्षण पर निबंध लिखने के लिए कहेंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या लगा रहे हैं सभी? जल्दी से आंसर करेंगे। हाँ बिल्कुल आकाश जी। चलिए जल्दी आंसर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे तीसरी कक्षा में कोई विषय है, ठीक है, उस विषय पर शिक्षण करा रहे हैं, तो विद्यार्थियों ने उदाहरण को साझा किया
जिसमें लोगों को सार्वजनिक संसाधन जैसे कुआं हो गया, तालाब हो गया इत्यादि से जल पीने के लिए मना किया गया था। आप ऐसी परिस्थिति से कैसे निपटेंगे? तो विद्यार्थियों को विषय से हटने से रोकेंगे और विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बोलेंगे। बिल्कुल, अगर कोई विद्यार्थी इस विषय से हट रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको रोकेंगे कि भाई इसी विषय में आपको क्या करना है, जो भी चीजें हैं, आपकी सामग्री है, आपका ध्यान है, कंसंट्रेशन है, आपको एक ही विषय में लगाना है और बिल्कुल उसको आप क्या करोगे, ध्यान केंद्रित करने के लिए बोलोगे। तो ये तो एकदम सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को ऐसी घटनाओं को कक्षा में साझा करने से मना करेंगे बोल रहे हैं। तो मना कर रहे हैं मतलब आप लोग क्या कर रहे हो कि कहीं ना कहीं वो घटना को बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको आप मना कर रहे हो, रोक रहे हो, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। उन्हें अनुभवों को साझा करने और समानता के मूल्यों पर बल देने के लिए कहेंगे। हाँ बिल्कुल, जो भी अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उनको साझा करने के लिए बोलना तो सबसे अच्छी बात होती है। उन्हें अनुभवों को साझा करने और जल संरक्षण पर, मतलब ये जल था, ठीक है, ये क्या था, जल था, मतलब जल का शिक्षण करते हुए बोल रहे हैं। तो जल संरक्षण पर निबंध लिखने के लिए भी कहेंगे, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ACD किसमें दिया हुआ है, ACD बिल्कुल सी में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर जो है वो किसमें हो जाएगा, C इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पोचमपल्ली बताना है आपको। लोक चित्रकला का जो विशेष रंगों से बनाई जाती है। साड़ियों का नीच पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने हैं। बकरियों की किस्म का, जिनका महीना ऊन शॉल बनाने से किया जाता है, मतलब महीन है ना, महीना नहीं है। प्राचीन भारतीय मंदिरों की श्रेणी का। चलिए बताइए क्या आंसर लगा रहे हैं। ठीक, हाँ बिल्कुल सी आ जाएगा शिमला जी। आंसर करेंगे इसका, सही आंसर क्या होगा भाई? चलिए, तो पोचमपल्ली बिल्कुल आपको याद रखना है, ये दक्षिण भारत का, ठीक है, दक्षिण भारत में कहाँ जाना है आप लोगों को पोचमपल्ली वाला साड़ी देखने के लिए? तेलंगाना। ठीक है, तो पोचमपल्ली क्या है, तेलंगाना राज्य के लोग एक साड़ी का क्या है ये, मतलब एक साड़ी का मतलब पारंपरिक रंगाई है। मतलब आप लोग देखोगे कितना सुंदर दिखता है ना यहाँ का साड़ी, ठीक, बहुत फेमस है। तो बिल्कुल ये क्या है, साड़ियों का पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक, दक्षिण भारत की फेमस क्या है, एक क्या है, हाथ से बुना हुआ एक क्या होती है, ये साड़ियाँ होती है, जिसको बोल सकते हैं हम। निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था दो जानवरों के नाम, मतलब जो जो जीव जंतुओं के नाम, छिपकली और गिलहरी है, छिपकली और कछुआ है, चूहा और गिलहरी है, कि सांप और गिलहरी है, जिनके आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और वो अपने आगे के दांत को बढ़ने से बचाने के लिए दिन भर किसी न किसी चीज को जाकर के क्या करते रहते हैं, कुतरते रहते हैं। जैसे आपके घर में बिल बना देना, आपके कपड़ों को कुतर देना, ठीक है, और कुछ कुछ सामान जैसे होता है उसको कुतर देना, जैसे आपके क्या होते हैं, पेपर वगैरह, पेंसिल वगैरह, पेपर पेज वगैरह होते हैं, उसको भी वो कुतर देते हैं। तो कौन है, तो बिल्कुल ये कौन है जी, तो बिल्कुल ये कौन है, चूहा है और गिलहरी है। ठीक, चूहा और गिलहरी के जो सामने के दांत है वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो अपने सामने के दांत को बचाने के लिए, बढ़ने से बचाने के लिए दिन चटर पटर किसी न किसी चीज को क्या करते रहते हैं, दोनों के दोनों उतरते रहते। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है और वायु के बहने की चाल से अधिक होती है, बढ़ता है और वायु के बहने की चाल कम होती है, घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है, कि घटता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, जैसे वाष्पन होता है, ठीक है, आप लोग देखते हो कि जैसे समुद्र का पानी वाष्प बन के जैसे वो गर्म हो जाता है तो वाष्प बन के वो उड़ने लगता है, तो बादल पे ही उड़ता है वो। ठीक, तो शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है, तो थोड़े दौरान के लिए क्या हो जाती है, शीतलन हो जाती है। तो उसकी प्रक्रिया धीमी कब होगी, जब ये क्या हो जाता है, वायुमंडल में जल के जो पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ का क्षेत्रफल घट जाता है और वायु के बहने की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
तो बिल्कुल इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों पर क्या करना है जी, विचार करना है। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है। जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी खाना पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है। अब बताइए इसमें से ऐसे क्वेश्चन आते हैं और सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। चलिए रंजीता जी पूछ रही है, सुषमा आपका पेपर कैसे बना, बता दीजिए सुषमा जी। सुषमा जी का कहना है नहीं बना है, ठीक। तो मेरे ही क्लास में आप लोगों को वार्तालाप करना होता है ना, पेपर कैसे बना। चलिए कोई बात नहीं, सुषमा जी का भी सीटेट का अच्छा बनेगा रेशमा जी, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीटेट में फाड़ के रख देना पेपर को, ठीक है। फाड़ने का मन हो रहा था ना, लेकिन सीटेट का पेपर देख करके तो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि फाड़ के रख देना करके, तो बिल्कुल फाड़ के आ जाना था वहीं पे। क्वेश्चन पेपर की बात कर रही हूँ भाई, आंसर शीट की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए क्या आंसर लगा रहे हैं भाई, डी आ रहा है, सी भी आ रहा है 11 नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, सहजन के फूल अधिकांश आप लोगों को महाराष्ट्र तरफ देखने को मिलेगा। और महाराष्ट्र के लोग क्या करते हैं, जो सहजन के फूल है उसको खाते हैं, सब्जी बना करके खाते हैं, पकौड़ा तल करके खाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये सही है। जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी को पसंद करते, बिल्कुल भी नहीं। जम्मू कश्मीर भाई वहां केसर उगते हैं, पहाड़ हैं, केले वेले नहीं उगता वहां पे, ठीक है। तो कैसे केले के फूल की सब्जी खाना पसंद करेंगे। आपको याद रखना है, जो केले के फूल है, मैंने बताया ना केले के फूल की सब्जी खाना पसंद करते हैं, तो अधिकतर जो केरला के लोग हैं, ठीक है, केरल हो गया और आपके पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। पश्चिम बंगाल के लोग जो है वो केले की जो क्या है सब्जी है वो खाना पसंद करते हैं। और अधिकांश जो हमारे आप लोग देखोगे कि जो ये मध्य भारत के लोग हैं, ठीक, उन लोग भी खाते हैं कभी कभी। तो लेकिन अधिकतर जो है वो केरल और पश्चिम बंगाल में केले के फूलों की सब्जी खाई जाती है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार, हाँ ये एकदम सही है, कचनार का फूल आप लोगों को याद रखना है। ये लोग क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग जो कचनार की क्या है फूलों की सब्जी है, मतलब फूल है उनकी क्या बनाते हैं, लोग सब्जी बनाते हैं। तो ये भी एकदम सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए और सी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है भाई, ए और सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए पेपर हार्ड था मैम इसलिए, हाँ कोई बात नहीं आकाश जी, सभी को पता है पेपर हार्ड था, बिल्कुल सिलेबस से हट के दिए थे, जैसे सिलेबस में है वैसे उन्होंने दिया ही नहीं था। और बिल्कुल 2-3 दिन तक हमने इसका कड़ी विरोध कर ही चुका है और बार बार बोलने से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि पेपर को और दोबारा तो लोग नहीं करवा सकते, है ना भाई। अब जो भी है हमारे पास ऑप्शन है एक, पहले क्या था, हाँ जो एग्जाम फॉर्म नहीं डाले हैं उनके लिए थोड़ा सा रोना है, ठीक है। या तो फिर जिनका फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर वाले तो भी तो सीजीटेट दिलाया था, लेकिन सीटेट नहीं दिला सकते क्योंकि सीटेट में इसमें इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि जो आप लास्ट ईयर में है, चाहे वो डीएड हो चाहे बीएड हो, उन लोग दिला सकते हैं करके। तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए थोड़ा सा वो क्या हो जाता है, मतलब अच्छा नहीं लगता कि फर्स्ट ईयर वाले वहां से क्या हो गए हैं, बाहर हो गए हैं, ठीक है। कचनार किसे कहते हैं जानते हो मैम, अरे मतलब ना कचनार जी वो पेड़ है, पेड़, ठीक है। हम जब मैं ना अब एक बार रायपुर गई थी एग्जाम देने के लिए, तो वहां पे फूल क्या था, मतलब वहां पे कचनार का वृक्ष था जिसमें एकदम लंबे लंबे क्या लगे हुए थे, उसमें फल लगे हुए थे ऐसे, मतलब ऐसे पूरा फल जो है वैसे लंबे लंबे झूल रहे थे। फिर मेरी एक फ्रेंड बताई वहां पे कि कचनार के फूलों की सब्जी भी बनाते हैं और इसका फूल बहुत सुंदर दिखता है, पिंक पिंक दिखता है करके, ठीक है। तो मैं कचनार को देख डाली हूँ। तो इससे क्या करते हैं, इन लोग सब्जी बनाते हैं, जो यूपी वाले हैं, देखो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये ऐसे होते हैं कचनार के फूल, बहुत सुंदर दिखते हैं। अगर दिख रहा होगा आप लोगों को तो देख सकते हो, देखो ये है कचनार का फूल, ठीक है। तो इतना सुंदर दिखता है ना, जिसके भी घर में रहता है एकदम पिंक पिंक ये ऐसे। और इसी का ना इन लोग क्या करते हैं, जो यूपी वाले हैं इन लोग क्या सब्जी बना के खाते हैं, उनका मतलब बहुत पसंद है बोलते हैं उन लोगों को, ठीक है। तो ये है कचनार का फूल, आप लोग ना सर्च करके देख लीजिएगा एक बार अपने मोबाइल में। हाँ वही तो इन्वायरमेंट में हिस्ट्री का क्वेश्चन डाल दिए थे उन लोग, ठीक है। हाँ चलिए, अच्छा सहजन मुनगा को बोलते हैं क्या, ठीक ठीक, मुझे भी नहीं पता था, चलिए थैंक यू। तो ऐसी होता है ना कि हर बार जो है वो गुरु ही शिष्य को नहीं सिखाते, कभी कभी शिष्य भी गुरु को क्या करते हैं, सिखाते हैं। तो चलिए थैंक यू। बिल्कुल अगर सहजन मुनगा के फूल को बोलते हैं ना, तो और बहुत जैसे मुनगा का ना मैं वो खाई हूँ, जो उनकी पत्तियां है ना उसका भाजी खाई हूँ, जो बिल्कुल ना जैसे आप लोग वो उनके बारे में सुने होंगे, क्या बोलते हैं यार उसको, याद नहीं आ रहा मुझे,
कुछ तो भाजी बोलते हैं उसको, उसके जैसे लगता है सेम एकदम, चुनचुनिया भाजी, ठीक है, चुनचुनिया भाजी के समान होता है। इसके जो मुनगा का जो फूल मतलब क्या है, पत्ती है ना, जो एकदम छोटे छोटे पत्ती रहता है, उसका मैं भाजी खाई हूँ, लेकिन फूल का नहीं खाई हूँ। शायद लगता होगा अच्छा, ठीक है। तो बिल्कुल इसको ए और सी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा हाँ ठीक है मुन्नी जी, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बताई थी बोट हाउस करके, ठीक है। बोट हाउस कहाँ पाया जाता है, चलिए बताइए। बोट हाउस पूछा गया था एक बार सी टेट में। बोट हाउस लद्दाख एवं कारगिल ये इसका है, ठीक है। कश्मीर व केरल ये भी इसी में, मतलब ये जो बोट हाउस है ना इसी में है, इसका जो आंसर है वह, ठीक है। दिल्ली एवं मिजोरम कि कहाँ पे पाया जाएगा, चलिए बताइए। हाँ साल में एक बार, बिल्कुल हाँ बिल्कुल रश्मि जी खाना चाहिए बोलते हैं। मेरे यहाँ मम्मी भी बताती है कि जो मुनगा का जो सब्जी है वो बहुत ही फायदेमंद होता है बोलते हैं, है ना। जैसे कीटाणु विटाणु पेट वेट में होता है उसको मारने का काम करते हैं, तो बिल्कुल आप लोग खाइए। हरा धनिया, करेले की सब्जी खाई हो मैम, हाँ वो तो बिल्कुल फेवरेट है मेरा, लेकिन उसका भाजी नहीं खाई हूं मैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, जो बोट हाउस है वो कहाँ पाया जाता है, केरल में। केरल में आप लोग देखोगे कि वो किसके किनारे, समुद्र के किनारे तट में बसा हुआ है। तो बिल्कुल वहां पे जब आप घूमने के लिए जाते हो ना, तो आपको रहने के लिए बोट हाउस दिया जाता है। मतलब बोल सकते हैं कि पानी में चलता फिरता एक नाव है, ठीक है, जो इतना मस्त आप लोगों को फीलिंग्स दिलाती है ना यहाँ पे। तो जब भी केरल जाओगे ना, तो एक बार ना आप लोग बोट हाउस जरूर लीजिएगा, ठीक है, बुक करवा लीजिएगा पहले से। और बिल्कुल ये जो क्या है नाव है, उसका उपयोग आप लोग कश्मीर में भी करोगे और केरल में भी करोगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैम सी टेट दिला रही हूँ और फर्स्ट ईयर में हूँ, अगर क्वालिफाई हो जाता है तो एलिजिबल रहूंगी कि नहीं। पूर्णिमा जी देखना पड़ेगा, क्योंकि सी टेट वालों में यही, सी टेट का यही है कि अगर आप सेकेंड ईयर में हो ना तो शायद क्वालिफाई होते हो, ठीक है। मुझे भी ना कंफर्म नहीं है, मैं आप लोगों को एक बार कंफर्म कर बताती हूँ। तभी तो अभी मैंने आपको कहा ना कि सीजीटेट में ऐसा है कि आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो गए तो सीजीटेट दिला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट सी टेट में ऐसा है कि जो लास्ट ईयर के बच्चे रहते हैं ना, बीएड डीएड वाले, शायद उन लोग दिला सकते हैं। तो एक बार मैं पता करके बताती हूँ आपको, और आप भी वैसे पता कर लीजिएगा, ठीक है। आज बनाई हूँ मैम सहजन की सब्जी, अरे वाह, ठीक 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 ठीक। मुनगा मैं भी लाई हूँ, मुनगा टिफिन में, ठीक। 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला, चलिए बताइए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो क्या है फेमस पर्सनालिटी है दिया है आपके सिलेबस में सी टेट के, बिल्कुल एक बार पढ़ के जाना है कि हमारे भारत में सबसे पहले चांद पर कौन गया था, अंतरिक्ष पर कौन गया था, ठीक है। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया था। कन्नम मल्लेश्वरी के बारे में आप लोग देखोगे, वहीदा प्रिज्म है, ये भी है। बछेंद्री पाल, ये भी फेमस पर्सनालिटी है। सुनीता विलियमसन, चलिए बताइए। और कितने दिनों तक ये रही थी, बिल्कुल बताएंगे। चलिए इसका आंसर क्या लगा रहे हैं सभी। तो फेमस पर्सनालिटी को आप लोग बिल्कुल एक बार देख करके जाइएगा भाई, ठीक है। हाँ आप लोग ने सुना होगा वहीदा प्रिज्म के बारे में, जो कि जो क्या है वायुसेना है, ठीक है। कौन सी सेना है, जो एक मतलब भारतीय जो नौसेना है उसमें ये चिकित्सक के रूप में थी। और ये इतिहास में पहली महिला थी जिन्होंने क्या किया था, परेड का, ठीक है, परेड का क्या किया था, नेतृत्व किए थे। तो ये तो नहीं हो सकते, ठीक। तो इसके बारे में भी याद रखना है, वहीदा प्रिज्म के बारे में, कि भारतीय नौसेना में एक पहली महिला थी जिन्होंने सबसे पहली बार क्या की थी, परेड का नेतृत्व किए थे। और बोला जाता है कि इतना ज्यादा जोर से बोलती थी कि 2-3 किलोमीटर तक पूरा सुनाई दे देता था, बोलते हैं। जैसे ऐसे ग्राउंड होता था ना अलग अलग जगह, तो पूरा बहुत दूर तक सुनाई देते थे, ऐसे ये वहीदा प्रिज्म थी, ठीक है। कन्नम मल्लेश्वरी के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि कन्नम मल्लेश्वरी भारोत्तोलक आप लोग जानते होंगे, ठीक है। मतलब भारोत्तोलक बोलते हैं क्या, हाँ भारोत्तोलक, ठीक है। तो ये कौन थी, एक भारोत्तोलक मतलब वेट लिफ्टर थी, जिन्होंने कम से कम ओलंपिक में मतलब कांस्य पदक क्या किया था, जीता था। ये इनके लिए जानी जाती है, ठीक है, कि इनके लिए जो वेट लिफ्टर होते हैं ये है, ठीक है, जो कन्नम मल्लेश्वरी है वो। और बिल्कुल इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये कौन थी, ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये पहली महिला थी, कन्नम मल्लेश्वरी। तो ये भी नहीं होगा। बछेंद्री पाल,
इसके बारे में आप लोगों को एक क्या याद रखना है कि बछेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली कौन थी? पहली भारतीय महिला थी, ठीक है, जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर उन्होंने क्या की थी? चढ़ाई की थी, और पहली हमारी भारतीय मूल की कौन थी? महिला थी। तो कौन हो जाएंगे अंतरिक्ष पर रहने वाली भारतीय महिला? सुनीता विलियमसन। कौन हो जाएंगी भाई? सुनीता विलियमसन हो जाएगी। तो बिल्कुल इसके बारे में याद रखना है। ये कितने दिन? बिल्कुल ये कम से कम 195 दिन तक किसमें रही थी? मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मतलब साल 7-8, मतलब जो आप बोल सकते हो कि जैसे दिन में कितने 365 दिन होते हैं एक साल में, तो लगभग ये एक साल से भी ज्यादा दिन तक ये क्या जो अंतरिक्ष है उसमें ये रही थी, ठीक है। कौन? सुनीता विलियमसन है। और सुनीता विलियमसन अपना अनुभव उसमें बताती थी कि वहां पे हम हमेशा उड़ते रहते थे, क्योंकि ग्रेविटी तो नहीं होती है अंतरिक्ष में, ठीक है। जैसे खाना होता था कुछ चीज को तो इतना दबा के खाना होता था, जैसे आप चल भी नहीं पाते, हमेशा उड़ते रहते थे, ठीक है। और वहां पे कंघी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि बाल जो है वो पूरा ऐसे ऐसे उड़े रहते थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें वो दिखाती थी, मतलब बताती थी अपने बारे में। जैसे कुछ पानी को पीना होता था तो कुछ पाइप वाइप डाल के, कुछ बहुत ज्यादा मतलब वो करके पीना पड़ता था, ऐसे अगर पानी को पीते तो पानी ऐसे ही उड़ जाता। तो ये बहुत सारी अपना एक्सपीरियंस बताई थी वहां पे जाने के बाद, जो सुनीता विलियमसन है वो, ठीक है। निम्नलिखित पहेली हल करना है आप लोगों को। मरे जानवर खा के मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचाइयों पर उड़ता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ? इसका हल है कौवा, कबूतर, कठफोड़वा की गिद्ध। और इसको क्या बोला जाता है? पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी का अपमार्जक, ठीक है। पृथ्वी का क्या बोला जाता है? इसको अपमार्जक भी बोला जाता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है भाई। हाँ, 1984 में कौन चढ़ी थी? बछेंद्री पाल चढ़ी थी, ठीक है भाई। तो क्या लगा रहे हो आप लोग? डी लगा रहे हो। बिल्कुल पृथ्वी का अपमार्जक कौन हो जाएंगे? गिद्ध हो जाएंगे। पृथ्वी में जो भी चीजें गंदी अपशिष्ट गली सड़ी गली होती है उसको वो खा करके क्या कर देता है? उसको साफ कर देता है, मरे जानवर को खाता है, ऊंचाइयों पर हमेशा ये उड़ता है। और बिल्कुल वो कौन है? गिद्ध है। इसकी जो आंखें है, ठीक है, मतलब इनकी आंखों की क्षमता 3 गुनी होती है। 3 गुनी क्या होती है? देखने की इसकी आंखों की क्या होती है? क्षमता होती है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक अंतः अनुशासिक विषय है? यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विशिष्ट विषयों के ज्ञान को एकीकृत करती है। यह विविध रूप से अवधारणाओं को शामिल करने वाला एक अंतः अनुशासिक क्षेत्र है। यह जैविक, सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाली अंतः क्रिया का क्षेत्र है कि यह जैविक और जीवेतर घटकों के मध्य पारस्परिक आश्रितता एवं अंतः क्रिया करने वाला क्या है? एक क्षेत्र है। यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की पूर्व तैयारी है। चलिए, इसमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा आंसर सही नहीं है। अच्छा, सही है उसको बताना है, ठीक है। कौन सा कथन इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक अंतः अनुशासिक विषय है? तो बिल्कुल यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान को एकीकृत करता है। बिल्कुल हम लोग देखते हैं कि पहली और दूसरी में बच्चों को हम पर्यावरण ईवीएस का उनका स्पेशल बुक नहीं है, तो क्या वो ईवीएस नहीं पढ़ते हैं क्या? बिल्कुल पढ़ते हैं। वो हिंदी और मैथ्स के साथ में एकीकृत करके जो ईवीएस है उसको क्या करते हैं भाई? पढ़ते हैं। यह विविध रूप से अवधारणाओं को शामिल करने वाला एक अंतःनुशासिक क्षेत्र है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जैविक, सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाले अंतःक्रिया के क्षेत्र, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जैविक और जीवेतर घटकों के मध्य आश्रितता एवं अंतःक्रिया का क्षेत्र ये नहीं होगा। यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों की पूर्व तैयारी है, ये भी सही हो जाएगा। तो ABCE है क्या? किसी में नहीं है जी? अरे, यह विविध रूप से अवधारणाओं को शामिल करने वाला एक अंतः अनुशासिक क्षेत्र है। आप लोग क्या आंसर लगा रहे हैं? ए आ रहा है ABC करके, ABC। अच्छा, ई नहीं होगा, ठीक, ABC लगा रहे हो। एक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों की पूर्व तैयारी, अंतः अनुशासिक बोला गया है, ठीक है। तो अंतः अनुशासिक को इसी कारण उच्च और प्राथमिक कक्षाओं के लिए हम इसको नहीं लेंगे, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तो यहाँ पे ई को भी हम क्या कर देंगे? काट देंगे। तो बिल्कुल इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा?
ए, बी और सी हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ चलिए वेरी गुड, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। यह कई विषयों को समाकलित करता है, बाल केंद्रित है, अनुभवजन्य है, शिक्षण आधारित है। बताइए ईवीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या करता है। तो बिल्कुल हम लोग देखते हैं ईवीएस पर्यावरण क्या होता है, हमारे आसपास में जो चीजें हैं जो पहले से बना हुए हैं, चाहे वो जैविक हो, अजैविक हो, बायोटिक हो, अबायोटिक हो, फिजिकल हो, सारी चीजें एक साथ मिल करके, चाहे वो निर्जीव हो, सजीव हो, सभी एक दूसरे ऊपर हम अंतःक्रिया करते, वही हमारा पर्यावरण होता है। तो पर्यावरण सभी विषयों को समाकलित करता है, कई विषयों को समाकलित करता है। बिल्कुल भाई, आप लोग देखते हो कि पर्यावरण के अंदर सबसे पहले तो एक बच्चे को विज्ञान देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पे सामाजिक विज्ञान भी देखने को मिलता है। तो ये सभी विषय को समाकलित करने का काम करता है। यह बाल केंद्रित होता है। बिल्कुल सही, अनुभवजन्य बोलने का मतलब है, बाल केंद्रित बोलने का मतलब है कि हम बच्चों को एक्सपीरियंस करके चीजों को, आसपास के साथ चीजों को हम जोड़ करके ही इसको पढ़ाते, तो ये भी सही होगा। लेकिन यह शिक्षण आधारित है, ये नहीं होगा भाई। तो बिल्कुल इसका सही आंसर ए, बी और क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सी हो जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज द कैल्ड। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना कहलाता है। रेन वाटर कलेक्शन, वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा का उत्खनन करना, कि वर्षा के पानी का संचयन करना। चलिए हाँ बिल्कुल, एनवायरमेंट में हम साइंस और सोशल साइंस दोनों को क्या करके पढ़ाते हैं, एकीकृत करके पढ़ाते हैं। क्योंकि आप देखते हो कि 5वीं तक बच्चे जो है वो 3री से 5वीं तक पर्याप्त पर्यावरण के उनके पास बुक्स होते हैं, लेकिन 6वीं के बाद उनके पास पर्यावरण जो है वो सामाजिक विज्ञान में बढ़ जाता है, विज्ञान में बढ़ जाता है और सामाजिक विज्ञान फिर अलग अलग विषयों में बढ़ जाता है जी। ठीक है, तो बिल्कुल जब हम वर्षा के पानी को भविष्य के लिए क्या करके रखते हैं, संचित करके रखते हैं। संचित करना को ही क्या बोलता है, क्या बोला जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, मतलब वर्षा के पानी का क्या करना, संचयन करना। तो सही आंसर जो है वो वेरी गुड, एकदम सबका आंसर सही आ रहा है, सभी तैयारी के साथ है। ठीक है, किसी जी टेट नहीं सही तो सी टेट। चलिए, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है। तो याद करिए, मैंने भारत में जो 4 किस्म के क्या है, 4 किस्म के क्या है जहरीले सांप है, उसके बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, याद करिए इसमें से कौन सा नहीं है और कौन सा नहीं है उसके बदले में कौन सा आएगा। तो बोला गया है एक दुबोइया, एक अफाई, भारतीय अजगर, करैत। बताएंगे मुझे, और इसमें से कौन सा नहीं है, और एक नहीं है उसकी जगह कौन सा मैंने बताया था कि कौन सा है। चलिए, वर्षा जी, ओपी जी, पीहू जी। ठीक है, हाँ अजगर, बिल्कुल वर्षा जी, वेरी गुड। सी टेट तो निकलना ही है मैम जी, बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि सी टेट वाले बता देना, धोखा नहीं देते हैं। और 2 शिफ्ट में होगा ना एग्जाम, इसका भी 2 दिन होगा अलग अलग पाली में, तो बिल्कुल आपका जो पेपर का लेवल भी है वो थोड़ा कम ही रहेगा, ज्यादा एकदम वो लोग हार्ड नहीं देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना, अजगर, अजगर कभी भी लोगों को काटता नहीं है, ये निगल जाता है। क्या करता है, निगल जाता है। और आप लोग देखे होंगे कई अजगर जो है वो मोबाइल में आता है कि बकरी को ज्यादा निगलता है, और क्या करता है, पूरा अपने ऐसे वैसे अंगड़ाई ले लेके पूरा उसका जो हड्डी पसली सबको क्या कर देता है, वो तोड़ देता है, और ऐसे ही उसको मारता है। वो जिंदा निगलता है ना, जिंदा निगलने का काम करता है। तो ये जो है वो निगलने के मामले में बहुत खतरनाक है, लेकिन जहरीला नहीं होता। जहरीला कौन कौन होते हैं, एक तो करैत होते हैं, एक तो वाइपर होते हैं, ठीक, जिसको अफाई बोलते हैं, और एक कौन होते, दुबोइया, और एक इसी में आप लोगों को चौथा लिख लेना है, नाग। कौन सा, भारतीय जो नाग होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। अगर उसके नागिन को मार दोगे ना तो बिल्कुल लोग क्या करेंगे, आपको बदला लेने के लिए आएंगे। पिक्चर बना है, देखिए वो नहीं, कि नागिन को मार देते तो नाग लोग बदला लेने के लिए आते, फिर आते फिर नाग को मार देते तो नागिन लोग बदला लेने के लिए आते। तो यही है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको 4 किस्म के याद रखना है, कौन कौन सा, एक दुबोइया है, अफाई है और करैत है, और एक नाग। ये चारों जो है वो भारत में सबसे ज्यादा जहरीले सांप के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, अजगर नहीं है, ये आपको सीधा लील दे देंगे। ठीक है, चलिए, वाइपर, हाँ बिल्कुल, नाग। ठीक, तो बिल्कुल 9 फरवरी से नया बैच स्टार्ट हो चुका है। सभी व्याख्याता का, चाहे वो अंग्रेजी हो, इतिहास हो, रसायन हो, गणित हो, हिंदी हो, भौतिकी हो, संस्कृत हो, ये सभी का यहाँ पे नया बैच स्टार्ट हो चुका है। तो बिल्कुल अभी तक जिन्होंने भी क्लास
ज्वाइन नहीं किया है, बिल्कुल हमारे साध्य PSC एकेडमी के साथ जुड़कर आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और बिल्कुल मैं जो नंबर दे रही हूँ इस नंबर पे आप लोग कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी समस्या होती है तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन आज के लिए इतना ही था, उसके बाद टाइम भी हो गया है, कल से हम नए सिरे से बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस। और अच्छा ये बताइए कि पर्यावरण में ऐसे ही क्वेश्चंस करें, मिक्स क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज करें, क्योंकि कम दिन बचा है तो मैं जितना ज्यादा हो सकता है पूरा सभी टॉपिक से क्वेश्चंस लाने की कोशिश करती हूँ। तो टॉपिक वाइज हम नहीं करते हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज करेंगे तो और ज्यादा दिन हो जाएगा और मैं एकदम ज्यादा एक्सप्लेन कर डालूंगी तो फिर वो कई टॉपिक जो है वो छूट जाएगा। तो बिल्कुल मैं मिक्स क्वेश्चंस लाऊंगी जहां से पूरा एक ऐसा क्वेश्चंस रहेगा जिसमें पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है। हर दिन ऐसे ही क्वेश्चंस आएगा, कोशिश करूंगी 30 क्वेश्चंस लाने की, ठीक है। मैम आप अच्छा पढ़ाते हैं, आपका पढ़ाने का तरीका ठीक है। अच्छा ठीक आकाश दी, थैंक यू, ठीक है। SST का क्लास अभी जस्ट इसके बाद SST का क्लास होगा जी, ठीक। मिक्स क्वेश्चन करेंगे वर्षा जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो चलिए फिर इसी के साथ हम आज के क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और बिल्कुल आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लगी होगी तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी टाइप का मेमो, हाँ बिल्कुल इसी टाइप का ही आता है रश्मि जी, और ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी। और कोशिश करूंगी, आप लोग तो बोल रहे हो कि बाइलिंगुअल भी नहीं चले, मतलब नहीं भी रहेगा तो चलेगा करके, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन जितना ज्यादा हो सके हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक। चलिए मिक्स वाला ही करेंगे मंजू जी। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बिल्कुल अच्छा लगा होगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए थैंक यू सभी को।